दोस्तों आज के इस वीडियो में हम धूर्त ट्रांसमिशन आईपीओ का यहाँ पे लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी जानेंगे कि लिस्टिंग डे पे आखिर करना क्या है। ठीक है, लिस्टिंग की बात करें तो 17 अगस्त को आपकी लिस्टिंग होने वाली है। 17 अगस्त को भैया इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। आईपीओ में डिटेल में देखोगे तो आज ये जो बड़ा आईपीओ है 3000 करोड़ का आईपीओ था, 3066 करोड़ का आईपीओ था, जो कि अच्छी बात थी। अब हम यहाँ पे सीधा सेक्टर जानते हैं कंपनी का सेक्टर क्या है। तो कंपनी ई एंड ई कंपनीज है, मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में कंपनी का वर्क है। ठीक है, ये क्या करती है कंपनी? वायरिंग हार्नेसेस जानते हो? नहीं जानते हो गूगल कर लेना। वायरिंग हार्नेसेस हो गया, उसको बनाती है। इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजाइन करती है, इंजीनियर करती है, मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई वगैरह करती है। ये सब काम करती है कंपनी। किस सेक्टर के लिए करती है? ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव दोनों सेक्टर के लिए कंपनी जो है अपना जो भी चीज बनाती है उसको सर्विस देती है, मतलब प्रोवाइड करती है, बेचती है, जो भी करती है। मार्केट लीडरशिप की बात करें तो ये इंडिया का 2 वाट एंड 3 वाट वायरिंग हार्नेस मार्केट का 41% मार्केट शेयर इसी के पास है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट एक्वायर करके रखी है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पे इसके पास बैटरी पैक्स मिलेगा, आपको सेंसर्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मिलेगा, ऑटोमोटिव स्विचिंग मिलेगा, टर्मिनल्स मिलेगा, कनेक्टर्स मिलेगा, पावर सप्लाई कार्ड मिलेगा। ये सब इसके पास है, जो कि बहुत अच्छा है। अब ये सब देखो वायरिंग हार्नेसेस हो गए, इनका यूज पड़ेगा आने वाले 10-20 साल में। आप देखोगे इनका यूज पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आने वाले 1-2 साल में पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। धीरे धीरे होता है। तो 5-10 साल आप व्यू देखो तो काफी शानदार इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो इंडिया, यूके, थाईलैंड, साउथ कोरिया, इन सब जगह पे इसका ग्लोबल प्रेजेंस भी है, जो कि काफी शानदार है, बढ़िया है। ग्लोबल प्रेजेंस रहता है तो अच्छी भी चीज रहती है। तो मतलब ठीक है, कंपनी का सेक्टर काफी शानदार देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल डिटेल की बात करें तो यहाँ पे हम 25 से 26 में जो डेटा है उसको देखेंगे कि 25 से 26 में आखिर क्या कुछ हुआ है। तो आप देखो रेवेन्यू 31% से बढ़ा है, EBITDA 20% से बढ़ा है, पेट 12% से बढ़ा है, जो कि शानदार है। सब कुछ यहाँ पे शानदार, यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है भाई। शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। टोटल एसेट 76% से बढ़ा है, ये भी शानदार है। नेटवर्थ 145% से बढ़ा है, ये भी शानदार है। टोटल बोरो यहाँ पे ज्यादा नहीं बढ़ा है, 8% के अराउंड बढ़ा है, जो कि कोई दिक्कत नहीं है। ईपीएस भी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा है, जो कि ठीक है, सही है। आरओई की बात करें तो आरओई और रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये डाउन हुआ है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी सब कुछ यहाँ पे शानदार देखने को मिला है। इंडिकेटर की बात करें तो आरओई ठीक है, आरओसी भी ठीक ठाक है। डेट टू इक्विटी 0.5 से कम है, मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा तो ज्यादा नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफी शानदार है। पेट मार्जिन काफी जो है शानदार तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा और पेट मार्जिन होता तो बढ़िया रहता, 10% से ऊपर रहता तो बेहतर रहता। बाकी चलो ठीक है। EBITDA मार्जिन भी शानदार देखने को मिला है, तो शानदार चीजें हैं। कहीं ना कहीं कंपनी परफॉर्मेंस में बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है, जो कि अच्छी बात है। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो कंपनी का मोस्टली पोर्शन बोरो पे कनेम जाने वाला है। ठीक है, बोरो पे कनेम इसका मोस्टली पोर्शन जाने वाला है। बाकी चलो ठीक है। पेयर कंपेरिजन की बात करते हैं तो पेयर में यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं भाई, सबको कंपेयर करना पड़ेगा। ईपीएस देखो सबसे ज्यादा किसका है, तो ईपीएस अपने आईपीओ का ही है। पी सबसे सस्ता कौन मिल रहा है, तो अब सबसे सस्ता अपना आईपीओ मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज्यादा किसका है, तो रिटर्न ऑन मदरसन का देखने को मिला है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ मदरसन का देखने को मिला है। वही हम बात करें नेट एसेट वैल्यू की, तो नेट एसेट वैल्यू में जो है दूध ट्रांसमिशन अपना आईपीओ नंबर 1 पे देखने को मिला है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं अपना आईपीओ ही सब कुछ जो है मात दे रहा है, टक्कर दे रहा है। तो अपना आईपीओ नंबर 1 पे रहेगा। हमको यही देखना होता है कि अपना आईपीओ कहाँ पे आ रहा है, और 1 पे आ जाता है तो बहुत बेहतर हो जाता है। तो अपना आईपीओ पीयर में तो भैया सबसे आगे है, सबसे बढ़िया पीयर में परफॉर्मेंस दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। मतलब बहुत ही शानदार एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और यहाँ पे आईपीओ प्राइस की बात करते हैं, फेयर है कि नहीं है। ऑब्वियसली आईपीओ का प्राइस यहाँ पे फेयर देखने को मिल रहा है भाई। आईपीओ का प्राइस भाई फेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एंकर बुक की रेटिंग देखते हैं तो एंकर में बहुत सारे नाम है, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, जितने भी आप डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जानते हो सबका नाम देखने को मिला है। डोमेस्टिक लाइफ इंश्योरेंस की बात करें उसका भी है। ग्लोबल मेगा फंड की बात करें उसका भी है, जैसे एडीआईए हो गया, इन सबका नाम है। अशोका का हो गया, सबका नाम है भाई। एआईएफ की बात करें तो 361 का नाम देने मिला है, सबका नाम तो है। तो मतलब 9 जो है 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देने को मिला है, जो कि शानदार रेटिंग है। 10 में से 9 की रेटिंग बहुत अच्छी होती है भाई, मतलब काफी शानदार रेटिंग है। फंडामेंटल क्या है, स्ट्रांग है भाई, फंडामेंटल स्ट्रांग है। लेकिन यही एक नेगेटिव पॉइंट है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ डिक्लाइन हो रहा है, बाकी सब कुछ सही है। और हम यहाँ पे जीएमपी देख लेते हैं तो जीएमपी यहाँ पे काफी शानदार है। 279 का जीएमपी देखने को मिल रहा है। 32% का जीएमपी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लिस्टिंग गेन की बात करें तो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग जहां तक मुझे लगता है कि 35% से 40% के अराउंड लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। 35% या 40% के अराउंड लिस्टिंग देखने को मिल सकता है भाई। तो मान के चलो 35 से 40% यहाँ पे लिस्टिंग गेन देने को मिल सकता है। कितने पे लिस्टिंग हो सकती है, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि इसकी लिस्टिंग 1175 के करीब यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिल सकता है भाई। ठीक है, 10-15 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इसका आईपीओ प्राइस महंगा है, तो इसका जो है प्राइस भी ऊपर नीचे 10-15 रुपए हो सकता है। अब 1175 पे लिस्टिंग होता है या 1200 के करीब आपको लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपको 1175 के अराउंड यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिल सकता है भाई। तो यहाँ पे 35% के अराउंड तो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग है। बाकी जो भी लिस्टिंग होगा हम वहाँ पे लिस्टिंग डे पे समझेंगे, क्योंकि लिस्टिंग जो होता है भाई जीएमपी पे नहीं डिपेंड करता। लिस्टिंग डिपेंड करता है कि कितना ऑर्डर आया। ठीक है, जीएमपी तो एक अनुमान होता है, वहां से हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि हाँ भाई इतना यहाँ पे अनलिस्टेड मार्केट में चल रहा है, तो इतना जो है नॉर्मल मार्केट में भी हो सकता है। ठीक है, तो वो अलग चीज है। और जो है लिस्टिंग जो होती है वो एक्चुअल लिस्टिंग वो ऑर्डर पे डिपेंड करती है कि ऑर्डर कितना है, मार्केट में ऑर्डर कितना आया, मार्केट में ऑर्डर कितना देखने को मिल रहा है, उस पर इसका जो है डिपेंड करता है।
अब बात करते हैं होल्ड करना है, सेल करना है, क्या कुछ करना है। तो देखो भाई, इसमें जो है होल्ड किया जा सकता है, लेकिन आपका व्यू 5 ईयर 10 ईयर के लिए तो होल्ड किया जा सकता है। रीज़न क्या है, इसकी लिस्टिंग हायर प्राइस पे हो सकती है, मतलब ऑब्वियसली यार 35-30% के अराउंड लिस्टिंग हो सकती है। तो भाई इतना ज़्यादा लिस्टिंग होने के बाद ऑब्वियसली हर स्टॉक जो है थोड़ा धीमे होता है, धीमी गति पकड़ता है। तो वहाँ पे जो है ऊपर-नीचे आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है स्टॉक जो है लिस्टिंग के बाद वहाँ पे थोड़ा बहुत गिरावट करने को मिल जाए, या तो हो सकता है ज़्यादा करेक्शन करने चला जाए। तो भाई सोच समझ के ही होल्ड करना भाई। ऐसा ना हो कि आपने होल्ड कर लिया, उसके बाद 10% नीचे गिरा सेम डे पे, वहाँ पे फिर 10% कम लिस्टिंग लेके आप भाग गए। तो ऐसा ना हो, इसलिए भाई यदि आपका व्यू है होल्ड करने का, तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए सोच के होल्ड किया जाए। 5 ईयर 10 ईयर यदि आप रिस्क टेकर हैं तो 5 ईयर 10 ईयर के लिए होल्ड करने का आपके लिए व्यू बन सकता है। लेकिन यदि आप बिगिनर्स हैं, आपको उतना इंटरेस्ट नहीं है होल्ड करने में, आपको डर लग रहा है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि सेल कर दिया जाए। बाकी आपको यदि मीडियम रिस्क लेना है, मतलब ना ज़्यादा जो है सस्ते में बेचना है, ना ज़्यादा महँगे में, मतलब मीडियम साइज़ का रिस्क लेना है, तो आपके लिए सिंपल सा ऑप्शन बनता है कि 50% शेयर, जितने भी आपके पास शेयर हैं, उसका 50% सेल कर दिया जाए, बचा हुआ 50% आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। ये थोड़ा बहुत यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, ठीक है? तो बाकी आपकी मर्ज़ी भैया, आपका पैसा अपने अकॉर्डिंग सोच समझ के करिएगा जो भी करना होगा। फ्रेश एंट्री की बात करें तो भाई इतने हायर प्राइस पे लिस्टिंग के बाद फ्रेश एंट्री का कोई व्यू नहीं बनता। मैं कभी भी हायर प्राइस पे फ्रेश एंट्री के लिए जो है नहीं बोलता हूँ। हाँ, यदि इसकी लिस्टिंग हो जाती है, उसके बाद स्ट्रक्चर बन जाता है, कम से कम 25-30 दिन का स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद इस शेयर गिर के आता है किसी अच्छे ज़ोन पे जहाँ पे बिग प्लेयर के ऑर्डर लगे हैं, तो वहाँ पे जब ऑर्डर आता है, तो वहाँ पे आप बाई के लिए सोच सकते हो। मैं भाई लाइव आता रहता हूँ, तो वहाँ पे आप मुझसे पूछेंगे तो आपको फ्रेश एंट्री के लिए बता दूँगा भाई, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा। आप पूछेंगे तो फ्रेश एंट्री के लिए बता दूँगा। जैसे ग्रो में लोग परेशान थे, लिस्टिंग के बाद लगातार ऊपर जा रहा था 2-4 दिन, लोग परेशान थे कि अब भैया तो छूट गया, आपने तो कहा था लिस्टिंग के बाद बाई नहीं करना है, कुछ दिन वेट करना है, तो निकला जा रहा है, मैं तो रह गया, ये वो फलान-ढिमकान। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग 190-91 बाई किए। लेकिन मैं बार-बार बोल रहा था कि भाई ये स्टॉक गिरेगा, 192 को टैप करने के बाद वो गिरावट करेगा और 146 के अराउंड तक आ सकता है, और आप देखो 192 के अराउंड ही उस ज़ोन को टैप किया था, उसके बाद गिरावट करके 146 के अराउंड आया था। क्योंकि मुझे पता था ना बिग प्लेयर के ऑर्डर कहाँ पे लगे हैं, 146 के अराउंड बिग प्लेयर के ऑर्डर मुझे दिख रहे थे, वहाँ पे हैं, तो 146 पे मैंने बाइंग के लिए बताया था। ऐसे ही इसमें भी धूत ट्रांसमिशन में भी ऐसे लिस्टिंग के बाद लगातार ऊपर भी जाता है, तब भी इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्यू बन जाएगा, यहाँ पे ज़ोन बन जाएगा, जिससे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से अपसाइड जा सकता है, कहाँ से गिरावट हो सकता है, फिर हम लोग वहाँ पे बाई के लिए सोच सकते हैं। बाकी भैया आपका पैसा, आपका रिस्क, अपने अकॉर्डिंग जो भी करना होगा करिएगा। मेरा काम है यहाँ पे एनालिसिस करना, मेरा ये काम नहीं है कि आपको एडवाइस दूँ कि आपको क्या ही करना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है भैया आपको क्या करना है, अपने हिसाब से सोच समझ के जो भी करना होगा करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।